कल्पना कीजिए साल 1850 के भारत की। एक ऐसा दौर जब दिल्ली से मुंबई जाने में महीनों लग जाते थे। लोग बैलगाड़ियों में सफर करते थे या फिर नदियों के सहारे नावों में। भारत सोया हुआ था, शांत था। लेकिन 7 समंदर पार ब्रिटेन में एक क्रांति हो चुकी थी। वहां आग और पानी को मिलाकर एक ऐसी ताकत पैदा की गई थी जिसने समय और दूरी को मुट्ठी में कैद कर लिया था। वो था भाप का इंजन, स्टीम इंजन। भारत के लोग, जिन्होंने कभी घोड़े से तेज कुछ दौड़ते हुए नहीं देखा था, उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, या शायद किसी श्राप से। जब पहली बार भारत की जमीन पर लोहे की पटरियां बिछाई गईं, तो लोगों ने कहा, ये अंग्रेजों की नई चाल है, ये लोहे की जंजीरें हैं जो भारत को जकड़ने आई हैं। और सच कहूं तो वे गलत नहीं थे। आज हम उस इतिहास के पन्ने पलटेंगे जहां पसीने की बदबू भी है और कोयले की कालिख भी। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेन के चलने की नहीं है, ये कहानी है पहाड़ों को चीरने की, नदियों को बांधने की और एक ऐसे नेटवर्क की जिसने अनजाने में ही सही गुलाम भारत को एक कर दिया। अक्सर हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को रेलवे का तोहफा दिया, लेकिन सच थोड़ा कड़वा है। रेलवे भारत के विकास के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के लिए लाई गई थी। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन दुनिया का कारखाना बन चुका था। उनके मैनचेस्टर और लंकाशायर की मिलों को कपड़ा बनाने के लिए ढेर सारा कपास चाहिए था, और ये कपास उगता था भारत के विदर्भ और दक्कन के इलाकों में। लेकिन समस्या ये थी कि कपास को खेतों से बंदरगाह तक लाने में बैलगाड़ियों से हफ्तों लग जाते थे। बारिश में तो माल सड़ जाता था। तब भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड डलहौजी। 1853 में उन्होंने एक ऐतिहासिक दस्तावेज लिखा जिसे इतिहास में रेलवे मिनट कहा जाता है। डलहौजी ने साफ शब्दों में कहा, अगर हमें भारत के संसाधनों को निचोड़ना है और अपनी सेना को कोने कोने तक जल्दी पहुंचाना है, तो हमें भारत में रेल चलानी ही होगी। ये एक बिजनेस प्लान था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका मकसद मुनाफा कमाना और भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करना था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट कितना मुश्किल होने वाला था। योजना बनी बॉम्बे से ठाणे, सिर्फ 34 किलोमीटर। सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन उस समय ये चांद पर जाने जैसा था। बॉम्बे एक द्वीप था और ठाणे मुख्य जमीन पर। बीच में थी दलदली जमीन, खाड़ियां और जंगल। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे नाम की कंपनी बनाई गई। काम शुरू हुआ। हजारों भारतीय मजदूरों को काम पर लगाया गया। उस समय ना तो बुलडोजर थे, ना ही क्रेन, सब कुछ हाथों से किया गया। टोकरियों में मिट्टी ढोई गई, पत्थरों को छेनी हथौड़े से तोड़ा गया। कई मजदूरों की जान गई। मलेरिया और हैजा ने कितनों को निगल लिया। लेकिन ब्रिटिश इंजीनियरों का हंटर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पटरियां बिछाई जा रही थीं। ये भारत की छाती पर बिछाई गई पहली लोहे की नसें थीं। लोगों में डर का माहौल था। अफवाह फैल गई कि इन पटरियों के नीचे नरबली दी जा रही है ताकि ट्रेन सुरक्षित चल सके। लोग पटरियों के पास जाने से डरते थे। लेकिन 1853 आते आते वो रास्ता तैयार हो गया जिसने इतिहास बदलना था। तारीख 16 अप्रैल 1853। स्थान बोरी बंदर, बॉम्बे। समय दोपहर के 3:30। सूरज ढलने को था, लेकिन बॉम्बे जागा हुआ था। स्टेशन के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी। लोग पेड़ों पर, छतों पर चढ़े हुए थे। वे उस जादू को देखना चाहते थे। पटरी पर खड़ी थी 14 डिब्बों की एक शानदार ट्रेन। उसे गेंदे के फूलों और झंडों से सजाया गया था। इसमें 400 अति विशिष्ट मेहमान यानी वीआईपीज बैठे थे। ब्रिटिश अधिकारी, उनकी पत्नियां और भारतीय सेठ साहूकार। लेकिन सबकी नजरें उन 3 विशालकाय इंजनों पर थीं जो इस ट्रेन को खींचने वाले थे। उनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। ये तीनों इंजन भाप छोड़ रहे थे। काले धुएं का गुबार आसमान छू रहा था। लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं। ठीक 3:35 पर गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। 21 तोपों की सलामी दी गई और फिर लोहे के पहिए घूमे। छुक छुक छुक। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ी। भीड़ चीख उठी। कुछ लोग डर के मारे जमीन पर लेट गए। उन्हें लगा कि कोई राक्षस जिंदा हो गया है। कुछ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्हें लगा ये कोई देवता है। ट्रेन ने बॉम्बे से ठाणे तक का सफर 1 घंटे 15 मिनट में पूरा किया। वो 34 किलोमीटर का सफर भारत के हजारों साल के इतिहास में सबसे तेज सफर था। भारत अब बैलगाड़ी के युग से निकलकर स्टीम एज में कदम रख चुका था।
लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। बॉम्बे से ट्रेन चलाना आसान था, लेकिन ट्रेन को बॉम्बे से पुणे और फिर पूरे भारत में ले जाना नामुमकिन लग रहा था। बीच में खड़ा था सह्याद्री का पहाड़, जिसे हम पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। यहाँ आती है भोर घाट की कहानी। इंजीनियरों के सामने सीधी खड़ी चट्टानें थीं, उन्हें यहाँ से ट्रेन ऊपर ले जानी थी। ये दुनिया का सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। लगभग 25,000 मजदूरों को काम पर लगाया गया, बारूद से पहाड़ों को उड़ाया गया। 1850 और 1860 के बीच हजारों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, चट्टानें खिसकने से, बीमारियों से या खाइयों में गिरने से। कहा जाता है कि भोर घाट की हर एक स्लीपर के नीचे एक भारतीय मजदूर का पसीना और खून दफन है। जब ये लाइन बनकर तैयार हुई तो दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। ट्रेनें बादलों को चीरती हुई 2000 फीट की ऊंचाई पर चलने लगी। ये मानव इच्छा शक्ति की जीत थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 1853 में ट्रेन चली और 1857 में भारत में आज़ादी की पहली चिंगारी भड़क उठी। क्या इन दोनों में कोई संबंध था? जी हाँ, अंग्रेजों ने रेलवे बनाई थी अपने फायदे के लिए। 1857 के विद्रोह के दौरान इसी रेलवे ने अंग्रेजों को बचाया। अगर रेलवे न होती तो ब्रिटिश सेना को दिल्ली या कानपुर पहुंचने में महीनों लग जाते और शायद क्रांतिकारी उन्हें खदेड़ देते। लेकिन ट्रेनों की मदद से उन्होंने हजारों सैनिक और हथियार रातों रात विद्रोह वाली जगहों पर पहुंचा दिए। रेलवे ने 1857 की क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की। ये भारतीयों के लिए एक बड़ा सबक था। उन्हें समझ आ गया कि ये लौहपथ गामिनी यानी ट्रेन एक बहुत बड़ी ताकत है। अंग्रेजों की योजना थी भारत को लूटना, लेकिन इतिहास गवाह है कभी कभी जहर भी दवा का काम कर जाता है। रेलवे के आने से पहले एक बंगाली कभी पंजाबी से नहीं मिला था, एक मद्रासी कभी कश्मीरी को नहीं जानता था। जाति प्रथा इतनी कठोर थी कि लोग एक दूसरे की परछाई से बचते थे। लेकिन ट्रेन के जनरल डिब्बे ने सब बदल दिया। उस डिब्बे में ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई शूद्र, सब सिर्फ यात्री थे। मजबूरी में ही सही, लोगों ने साथ बैठना सीखा, साथ सफर करना सीखा। विचारों का आदान प्रदान हुआ। न्यूज़पेपर्स एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने लगे। महात्मा गांधी ने पूरे भारत का भ्रमण इसी ट्रेन के 3rd क्लास डिब्बे में बैठकर किया। उन्होंने भारत के दुख दर्द को खिड़की से देखा। जिस रेलवे को अंग्रेजों ने भारत को जकड़ने के लिए बनाया था, वही रेलवे भारत को जोड़ने का जरिया बन गई। रेलवे ने अनजाने में ही भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म को जन्म दे दिया। 1853 की उस शाम से लेकर आज तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। 34 किलोमीटर से शुरू हुआ ये सफ़र आज 68,000 किलोमीटर से ज़्यादा फैल चुका है। साहिब, सिंध और सुल्तान तो अब म्यूजियम में सो रहे हैं, लेकिन उनकी विरासत वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के रूप में आज भी दौड़ रही है। आज भारतीय रेलवे सिर्फ लोहे का नेटवर्क नहीं है, ये भारत की धड़कन है। हर रोज ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर लोग भारतीय ट्रेनों में सफर करते हैं। इसकी पटरियों पर कई प्रेम कहानियां शुरू हुईं तो कई बिछड़े हुए लोग मिले। इसने अकाल में अनाज पहुंचाया तो युद्ध में सैनिक। तो अगली बार जब आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हों और दूर से आती हुई ट्रेन की सीटी सुने, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक मशीन नहीं आ रही, ये आ रहा है 70 सालों का इतिहास। ये आ रही है उन हजारों मजदूरों की मेहनत। ये आ रहा है चलता फिरता भारत।